हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? बढ़िया। ओके, तो लास्ट लेक्चर आपको समझ आ गया जो मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया था। अब इस लेक्चर में आई थिंक इसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या करेंगे हम? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये मैंने लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन पहले। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? The process of radiating the light by atoms and molecules in all directions, that is known as scattering of light. सिंपल है कि जो प्रोसेस है रेडिएटिंग द लाइट बाय द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है उन्होंने लाइट को ऑल डायरेक्शन में क्या करना है? रेडिएट करना है। उस प्रोसेस को, रेडिएट का मतलब भेजना है, राइट? जैसे मैंने कोई चीज ली और मैंने ऐसे फेंक दी, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ रेडिएटिंग द लाइट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, राइट? क्योंकि फिर मैंने बीच में मिटा भी देना है, तो बड़ी मेहनत से मैंने लिखा हुआ है। रिलेज, ये है रिलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाद में समझाता हूं आपको। डन? ओके। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना कि होता क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। इसमें हमारे पास क्या है, जब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे वाई स्काई इज ब्लू, है ना? स्काई आपने देखा होगा, कई बार आसमान जो है, स्काई जो है बिल्कुल ब्लू कलर का होता है, कई बार वो ग्रे सा होता है, राइट? तो हम आसमान को देख के, स्काई को देख के हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर पोल्यूशन है या नहीं है। अगर बिल्कुल ब्लू है आपका, राइट, मतलब जैसे आसमान होता है नॉर्मल ब्लू, अगर वैसा है तो वहां पर कोई पोल्यूशन नहीं है उस जगह के ऊपर। अगर आपको लगता है कि वहां पर ग्रेइश सा दिख रहा है आपको, इट मीन्स वहां पर पोल्यूशन है ना? क्यों होता है ऐसा? या क्लाउड्स आर जनरली वाइट, ये ऐसा क्यों होता है? डेंजर सिग्नल्स जो हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं? वाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर? या रेडिश, जो सनसेट और सनराइज में जो सन का कलर होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो रेड रेड होता है, क्यों होता है? ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो वो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो उनका रीजन एक ही होगा, उनको पहले समझना है, पहले इसको समझना, उसके बाद आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में मैंने क्या बोला कि द प्रोसेस ऑफ रेडिएटिंग द लाइट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन, that is known as scattering of light, right? अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? कैसे जब सनलाइट एंटर करती है, ध्यान से सुना इस बात को। when sunlight enters the atmosphere of the earth, सनलाइट जो है जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, when the sunlight enters in the atmosphere of the earth, तो लाइट जो है दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस। जो लाइट है वो अब्सॉर्ब हो जाती है। एटमॉस्फेयर में एटम और मॉलिक्यूल्स तो होते ही हैं, पता ही है आपको। एटमॉस्फेयर है तो गैसेस है वहां पे, गैसेस मतलब एटम, राइट? तो जैसे ही हमारी लाइट जो सन की लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, देन दिस लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द स्मॉल atoms and molecules of the gases present in the atmosphere. ध्यान से सुनना ये बात, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। ये जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, दे री-इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। समझ आई? पहले सनलाइट से, सन से लाइट आई, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर की। एटमॉस्फेयर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि गैस होती है वहां पे, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, गैसेस में एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जैसे ही सनलाइट आती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो ये जो लाइट है दैट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट? और ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दे री-इमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। मतलब पहले वो अब्सॉर्ब करेंगी, जैसे मैंने कोई चीज उठाई, ली किसी से और आगे उसको दे दिया। उन्होंने क्या किया? लाइट को अब्सॉर्ब किया एटम एंड मॉलिक्यूल से, फिर उन्हें द्वारा री-इमिट किया। पहले सन से लाइट ले ली,
फिर उसको क्या किया, मतलब अब्सॉर्ब कर लिया एटम एंड मॉलिक्यूल्स ने, उसके बाद उन्होंने री एमिट किया इन ऑल डायरेक्शन। आप समझ में आई बात? एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप पता चला स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, आपकी बुक में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को मैं पूरा बता रहा हूं आपको। ठीक है, प्लस 2 वाले भी यही पढ़ेंगे, आप भी यही पढ़ रहे हो कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। जैसे ही लाइट एंटर करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, सनलाइट एंटर करती है, वो लाइट जो है दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आपको पता है कि गैसेस होती हैं ना, एटम्स और मॉलिक्यूल किस में होंगे? गैसेस में होंगे, एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं। उसके बाद ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उन उस लाइट को रीएमिट कर देते हैं। पहले अब्सॉर्ब की देन रीएमिट कर दी, उन्होंने पहले अब्सॉर्ब की फिर रीएमिट कर दी। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग। तो हमने डेफिनेशन क्या ली? द प्रोसेस ऑफ रेडिएटिंग द लाइट बाय एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? अब रेले ने क्या किया, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, अब क्या बोलता है कि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जितने भी पार्टिकल्स हैं विच स्कैटर्स द लाइट, उनको हम बोलते हैं स्कैटरर। क्या बोलते हैं उसको? स्कैटरर। स्कैटरर पता चल गया? स्कैटरर क्या होता है? जो एटम और मॉलिक्यूल्स, द एटम और मॉलिक्यूल्स विच स्कैटर द लाइट, मतलब जिन्होंने पहले एब्सॉर्ब की फिर रीमिट की, पहले एब्सॉर्ब की फिर रीमिट की, दे आर कॉल्ड स्कैटरर, मतलब जो स्कैटर करते हैं। अब समझ आएगी कि आप पूछते हैं कि स्कैटरर क्या होता है, तो एटम और मॉलिक्यूल जो लाइट को पहले एब्सॉर्ब करते हैं फिर रीमिट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्कैटरर। गॉट इट? अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरर। ये भी आपकी बुक में शायद हो या नहीं हो, मैंने देखा नहीं टेंथ में, लेकिन मैंने पढ़ा है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, वो आपको बिल्कुल क्लियर मैं कर रहा हूं यहां पे। उन्होंने क्या बोला हमारे पास? उन्होंने बोला है कि ये जो स्कैटरिंग है ये ऐसे नहीं स्कैटरिंग होगी, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम। जो लाइट हमारी अब्सॉर्ब हो रही है और रीएमिट हो रही है, राइट, उसके बाद जो स्कैटरिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग। ये स्कैटरिंग जो है दैट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल, राइट। अब ध्यान से सुनना, अब आ गया रेले, RAYLEIGH पोस्ट ऑफ एस, रेले साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ दिया स्कैटरिंग का। कहता है कि अकॉर्डिंग टू रेले द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। सिंपल सी बात मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जो इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ, ठीक है, 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट एटम और मॉलिक्यूल ने अब्सॉर्ब के स्कैटर कर दी ना, जो स्कैटर हो रही है लाइट, उसकी जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ को लैम्डा के साथ नोट करते हैं, पता है ना आपको, ऐसे ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को लैम्डा के साथ नोट करते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं, LAMBDA, लैम्डा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है दैट इज इनवर्सली, इंटेंसिटी कौन सी? स्कैटर्ड लाइट की। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर, मतलब I इज इनवर्सली 1 कौन करके इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, पता है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट प्रोवाइडेड द साइज ऑफ द पार्टिकल scattering light is very very small as compared to wavelength of the incident light। जो इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट का मतलब जो सन से हमें आ रही है, उसकी वेवलेंथ होगी, राइट। एटम ने इसको अब्सॉर्ब किया, मॉलिक्यूल ने एटम और मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब किया फिर रिमिट किया। वो कहता कि जो एटम लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, रीमिट कर रहे हैं, उस एटम का साइज जो है वो क्या होना चाहिए? साइज ऑफ द पार्टिकल स्कैटरिंग लाइट, साइज ऑफ पार्टिकल स्कैटरिंग लाइट मतलब स्कैटरर, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए, एटम और मॉलिक्यूल का जो साइज है दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब जो सन से हमें लाइट आ रही है उसकी जो वेवलेंथ है उससे
एटम का साइज क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई, राइट। साइज ऑफ द मैटर प्रोवाइडेड द साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स विच आर स्कैटरिंग लाइट, मतलब साइज ऑफ स्कैटरर दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये बात क्लियर होगी। दिस इज रेले स्कैटर, मतलब रेले ने क्या बोला कि इंटेंसिटी जो होती है स्कैटर लाइट की, जो लाइट स्कैटर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, राइट। मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, यहां पर दिखाई दे रहा है I is inversely proportional to fourth power of the wavelength, लैम्डा की पावर 4, मैंने वहां पर वही लिखा है, लैम्डा की पावर 4। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर ये ज्यादा तो ये कम है, ये ज्यादा तो ये कम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है, राइट। तो उसने यही बोला कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट एट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट, प्रोवाइडेड क्या बोला उसने कि जो साइज होना चाहिए एटम और मॉलिक्यूल्स का जो लाइट को स्कैटर कर रहा है, मींस साइज ऑफ द स्कैटरर दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। रिले स्कैटरिंग समझ आ गई। अब ध्यान से सुनो, वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट, आपको पता है कि वेवलेंथ, अब ये आपको समझ आ गया सारा, इसको मिटा दो, है ना, तो हमारे पास बोर्ड जो है वो क्लियर हो जाएगा, तो हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। अगर हम रेड कलर की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब उसमें स्कैटरिंग जो होगी वो सबसे कम होगी, उसमें स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे कम। ध्यान से देखना, मैंने बोला कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। क्या है बेटा ये, दैट इज वेवलेंथ। I इज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर्ड हुई है, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया आपके पास कि विबग्योर, ये पढ़ा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग वेवलेंथ, सबसे ज्यादा रेड कलर की वेवलेंथ होती है। इसका मतलब सबसे कम किसकी होगी, वायलेट कलर की। अब वायलेट, इंडिगो और ब्लू एक तरह के ब्लू होते हैं, कॉमनली ये नीला रंग होता है, ब्लू कलर होता है, तो हम इसको ब्लू कलर में ले लेते हैं। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो वो उसकी स्कैटरिंग पावर, मतलब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट वो सबसे कम होगी। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम। हम इसको ब्लू कलर ही ले रहे हैं कॉमन, तो इसका मतलब ब्लू या वायलेट की, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये एक नीला होता है, एक बैंगनी कलर होता है, वायलेट आपको पता ही, वो भी ऐसा ही होता है, राइट। ये तीनों कलर हम इसको कॉमन ब्लू मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ जो आप सबसे कम है, तो इसका मतलब इसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब जो ये ब्लू है, इंडिगो, वायलेट है, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है एज कंपेयर टू रेड कलर। तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसमें स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, क्लियर। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अर्थ एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर है, पोल्यूशन फ्री है, राइट, उस टाइम आपका जो स्काई होता है वो ब्लू होता है। क्यों होता है, राइट, क्यों होता है ऐसा? जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जब कोई पोल्यूशन नहीं होता, बिल्कुल क्लियर एटमॉस्फेयर है, राइट, तो जो साइज ऑफ द स्कैटरर है, मतलब साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, साइज ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल स्मॉल होता है। दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। स्मॉल होगा तो उसमें स्कैटरिंग क्या होगी, बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि वाई स्काई इज ब्लू। क्वेश्चन है मेरा, वाई स्काई इज ब्लू। ये मैं उस टाइम बोल रहा हूं जब हमारा एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल क्लीन है, उस टाइम क्वेश्चन आता है वाई स्काई इज ब्लू। तो हम क्या बोलेंगे,
कि हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर वो बिल्कुल प्योर है, पोल्यूशन फ्री है, तो उसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे उनका साइज क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो हमें सन से लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ से एटम और मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो उसमें स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग होगी तो रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी। ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है, ब्लू, वायलेट और इंडिगो, उसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, वायलेट की सबसे कम है, तो इसका मतलब वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्योंकि जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, स्कैटर्ड इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब जो चीज सबसे फैलेगी, अब आप देखो आपके मुट्ठी में मान लो सपोज करो कलर है कोई, जितना वो ज्यादा फैलेगा, स्कैटर होगा, उतना ही दूर से दिखाई देगा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी हो रही है, ब्लू कलर की। ठीक है, जब सन से लाइट आती है तो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, किसकी होगी, रेड कलर की नहीं होगी, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो स्कैटरिंग सबसे कम, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर जो है सबसे ज्यादा क्या करता है, स्कैटर करता है, इसलिए हमें आसमान क्या होता है, ब्लू होता है। अब लेट अस सपोज हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब आप आसमान की तरफ देखोगे ना तो ब्लैक दिखाई देगा। सिर्फ सन की तरफ जब देखोगे तब सन दिखाई देगा, अदरवाइज अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी। जब स्कैटरिंग नहीं होगी तो आसमान जो है वो नीला में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आसमान जो है, स्काई जो है वो ब्लू इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो लाइट को स्कैटर करता है और सबसे ज्यादा स्कैटर होता है ब्लू कलर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी और आसमान जो है, स्काई जो है वो प्योर ब्लैक दिखाई देगा आपको। सन की लाइट जो है वो आपको अर्थ के ऊपर ऐसे नहीं दिखाई देगी, पड़ेगी नहीं, आपको आसमान दिखाई नहीं, सन की तरफ देखोगे तब आपको लाइट मिलेगी, अदरवाइज लाइट वो स्कैटर नहीं होगी। समझ आई, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आ गया कि जब अर्थ में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोल्यूशन होता है, उस टाइम हमारा आसमान जो है वो ग्रेइश होता है। ध्यान से देखना, ब्लू नहीं होता। बारिश के बाद देखना आसमान बिल्कुल ब्लू होता है, उसके बाद जैसे पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, आजकल तो वैसे भी आसमान नीला दिखाई दे रहा है क्योंकि कोरोना के कारण गाड़ियां कम चल रही हैं और पोल्यूशन कम है। ठीक है, और जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो आसमान के ऊपर ना हमारा जो कलर है वो ग्रेइश हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि साइज जो है, अब डस्ट पार्टिकल जब एटमॉस्फेयर में आ गए तो डस्ट पार्टिकल का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, राइट। जो डस्ट पार्टिकल है उनका साइज जो है लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, बड़ा होता है। वो लाइट को अब्सॉर्ब तो करते हैं लेकिन री-इमिट जो है बहुत कम करते हैं, तो इसलिए स्कैटरिंग जो है वो कम होती है। समझ आ गई, वो लाइट को अब्सॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन वो स्कैटर जो है वो कम लाइट करते हैं, मतलब इंटेंसिटी कम होगी। जब इंटेंसिटी कम होगी तो स्काई का कलर जो है वो प्योर ब्लू आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब जब भी आप आसमान को देख के आप पता कर सकते हैं कि वहां पर पोल्यूशन है, कम है या ज्यादा है। ओके, तो स्काई ब्लू पता चलेगा। जब भी आपको क्वेश्चन है व्हाई स्काई इज ब्लू, तो आपने क्या रिले वाला लिख देना है और स्कैटरिंग वाला लिखना है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है तो उसमें स्कैटरिंग कम होगी, ब्लू कलर की स्कैटरिंग क्या ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ओके, तो स्कैटरिंग उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अगर आपसे पूछे कि अगर पोल्यूशन हो तो क्यों नहीं होता, तो आपने बोलना है कि साइज जो है स्कैटरर का, मतलब एटम मॉलिक्यूल्स। अब कौन हो गए, अब डस्ट पार्टिकल है वहां पे, उनका साइज क्या है, ज्यादा है। जब पोल्यूशन होगा तो डस्ट पार्टिकल भी उसमें पार्ट लेंगे तो वो क्या करें, लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जब वो री-इमिट करेंगे तो उसमें इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलें आगे। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास आ गया नेक्स्ट इज, कई बार ये बोलता है कि लार्ज साइज स्कैटर जो है, जो वेवलेंथ है लाइट की वो इक्वली एमिट कर देते हैं, मतलब वो स्कैटरिंग करते ही नहीं है डस्ट पार्टिकल, राइट। मैंने क्या बोला, किसकी वेवलेंथ कम है, किसी की ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया और जब वो री-इमिट करेंगे तो जो वेवलेंथ होगी वो इक्वली होगी, सभी की इक्वली वेवलेंथ वो कर देंगे। लेकिन जिनका स्कैटर का साइज जो है वो कम होता है, वो क्या करते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और फिर रेले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग वो अपना काम करते हैं। ठीक है,
जब डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं उनका साइज बड़ा होता है तो वो अपना ही काम करते हैं, मतलब वो लाइट को अमिट जो है, री एमिट वो कम करते हैं। अगर करते भी हैं तो जितनी भी लाइट एमिट कर रहे हैं उन सभी की वेवलेंथ क्या करते हैं, सही मतलब इक्वली वेवलेंथ, इक्वल वेवलेंथ वाली लाइट एमिट कर देते हैं। ओके, large size scatterers, they all wavelengths, they emit all they scatter all wavelengths of light almost equally क्या कर देते हैं, वो स्कैटर कर देते हैं। तो स्काई हमारा ग्रेइश दिखाई देता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई हो गया। अब रेडिश क्वेश्चन आता है कि वाई सन इज रेड एट सनसेट और सनराइज। वाई सन इज रेड एट सनसेट और सनराइज। मैंने आपको बताया था ना कि सनसेट और सनराइज में स्काई का कलर क्या होता है, तो सॉरी सन का कलर रेड होता है। क्यों होता है, ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, ध्यान से सुनना, यही आपने आंसर लिखना है। ये हमारे पास अर्थ है, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, क्वेश्चन नोट कर लिया। अब ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, सन जो होता है वो नियर द हॉरिजॉन होता है, या दिस इज नोन एज हॉरिजॉन। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि हॉरिजॉन क्या होता है, लास्ट लेक्चर। ड्यूरिंग सनसेट या तो सन सनराइज पे यहां पर होगा, सनसेट पे यहां पे होगा। अगर आप देखोगे दिस इज अर्थ, सो ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, सन जो होता है हमारा वो कहां पर होता है, हॉरिजॉन के ऊपर होता है। एंड sun and its surroundings they appears red because of scattering of light। आपका पहला ही आंसर क्या होगा, because of scattering of light। why sky is blue, because of scattering of light, right। अब सनसेट और सनराइज के ऊपर रेड कलर हमें क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब ध्यान से सुना, आप बोलना कि स्कैटरिंग आप बार बार बोले, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुना। कहते हैं जो लाइट फ्रॉम सन है ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज, लाइट from sun during sunset or sunrise that travels a longer distance through the earth's surface to reach our eye। ध्यान से सुना, जब हमारे पास सन जो है ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज के ऊपर लाइट जो है that travels a longer distance, light has to travel a longer distance। यहां पर जब दोपहर होती है नून के ऊपर, एट नून, मैं यहां पर कर रहा हूं, दिस इज ओवरहेड विजन, दिस इज ओवरहेड विजन। कौन सी विजन है ये, ओवरहेड। ये राइज के ऊपर है, ये सेट के ऊपर है, मान लो सनराइज और सनसेट। ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर टू रीच आवर आई। अर्थ एटमॉस्फेयर से उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जब यहां पर आता है तो इसको एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस कम होता है। ध्यान से सुनना, जब क्योंकि अर्थ हॉरिजॉन के ऊपर है, हॉरिजॉन के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेयर वो थिक होता है, ठीक है, थिक होता है। जैसे ऊपर जाओगे तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम होती जाती है, मैंने आपको बताया था। तो ओवरहेड पोजीशन के ऊपर जो लाइट आ रही है सन से, उसको एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। लेकिन सनसेट और सनराइज के ऊपर लाइट हैज टू ट्रेवल अ longer distance to the earth atmosphere to reach our eye। क्लियर है। अब लाइट में ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर तो स्कैटर हो गया, ब्लू कलर सारे का सारा स्कैटर हो गया, राइट। बचा क्या हमारी आइज के ऊपर, क्या जो तो स्कैटर हो गया वो तो ना हमें दिखाई, वो तो आसमान में चला गया, ब्लू कलर तो सारा स्कैटर हो गया। तो हमारी आई के ऊपर वही लाइट पहुंचेगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो हमें क्या दिखाई देता है, सन रेड दिखाई देता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है। अब आप बोले कि सर आप जो हमारे पास ज्यादा स्कैटर होता है, वो स्कैटर तो हो गया, वो तो आसमान में चला गया। उसने लाइट भेजी हमारे पास, जैसे बल्ब है, बल्ब में तो लाइट भेज दी, बल्ब में लाइट भेजी, वो स्कैटर हो गई, वो नीली चलेगी। लेकिन बल्ब भी हमें दिखाई दे रहा है, तो बल्ब में जो बाकी सारी लाइट थी वो सारी तो स्कैटर होगी, ब्लू कलर स्कैटर हो गया। बचा क्या, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर करना है, लॉन्गर वेवलेंथ जिसकी होती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वही कलर हमारी आई के ऊपर आएगा,
ठीक है, सन ने लाइट दी, हमें सारे कलर दिए, ब्लू कलर स्कैटर होता गया, राइट। मतलब इसमें इसने हमें, ये सन है, सन ने हमें सारी लाइट दे रही है, हमारे पास जितने भी कलर, हमारे पास वही कलर पहुंचेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। इसने ब्लू कलर भेजा, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, वो भेजा, वो स्कैटर हो गया, जो स्कैटर हो गया वो आसमान में चला गया। अब बचा क्या है इसके बाद, कौन सी वेवलेंथ हमारी आंख तक पहुंचेगी, दैट इज रेड। तो इसलिए हमें सन जो है वो रेड दिखाई देता है ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज। जो हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, बाकी सारे कलर हैं वो स्कैटर हो जाते हैं और हमारी आइज के ऊपर वही लाइट पहुंचती है जिसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, राइट। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट, व्हाई, ध्यान से सुनना इसको। कहते हैं जो क्लाउड्स होते हैं उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। क्लाउड्स में डस्ट पार्टिकल होते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, और उनका जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा होता है। हमें चाहिए बहुत स्मॉल, मैंने बोला दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। रेले ने बोला है कि साइज ऑफ स्कैटर दैट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन जो हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्लाउड में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, उनका साइज जो होता है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो इसके लिए रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग एप्लीकेबल है ही नहीं। तो जितने भी कलर्स हैं दे स्कैटर्ड इक्वली, सारे के सारे कलर क्या होते हैं, इक्वली स्कैटर हो जाते हैं, क्योंकि इसमें रेले तो लगेगा ही नहीं। जब साइज ऑफ स्कैटर बढ़ जाएगा उसमें रेले स्कैटरिंग लगेगी नहीं। रेले स्कैटर ने क्या बोला है कि साइज क्या होना चाहिए, दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तो क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, उनका साइज जो है वो क्या होता है, लाइट की वेवलेंथ से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए उसके ऊपर रिले एप्लीकेबल नहीं है, रिले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। तो जितनी भी लाइट है वो ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, वो इक्वली स्कैटर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब लाइट इक्वली स्कैटर हो जाती है तो उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। अब आप बोलोगे सर बरसात में तो काले होते हैं, वो काले क्यों होते हैं, वो तो लाइट को पास ही नहीं होने देते हैं, इसलिए वो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। उसमें इतने ज्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं, इतने ज्यादा पानी होता है उसमें भरा हुआ कि वो लाइट को निकलने ही नहीं देते हैं, बाहर ही निकल लेते हैं, मतलब अपेक बन जाते हैं, वो लाइट को पास नहीं होती, इसलिए वो ब्लैक दिखाई देते हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्लाउड्स जो है दे आर जनरली व्हाइट। मैं बरसात की बात नहीं कर रहा हूं, बरसात में तो लाइट ही नहीं पास होने देते, ठीक है, क्लियर। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड। डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं, क्योंकि डेंजर सिग्नल में अगर आप वायलेट या इंडिगो या ब्लू लगा दोगे ना, तो ब्लू की वेवलेंथ क्या है, ब्लू की वेवलेंथ क्या है, कम है, तो उसमें स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बोला, दूर से हमें लाइट वही दिखाई देगी जिसकी वेवलेंथ हमारी आंख पर पहुंचेगी। कोई भी ब्लू कलर है उसने तो अपनी लाइट स्कैटर कर देनी है, स्कैटर करते 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 वो ज्यादा स्कैटर होगी तो हमारी आई के पास कुछ भी नहीं पहुंचेगा। अगर हम रेड कलर लगाएंगे तो रेड कलर जो है उसमें स्कैटरिंग सबसे कम होती है, जिसमें स्कैटरिंग सबसे कम होती है वही दूर तक हमें दिखाई देती है, राइट। तो इसलिए डेंजर सिग्नल्स को हम क्या बोलते हैं, डेंजर सिग्नल को हम रेड करते हैं, बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लार्ज, राइट। ब्लू कलर का हम नहीं यूज करते, ब्लू कलर स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा तो हमारी आई तक नहीं पहुंची। जो स्कैटर हो गया तो वो फैल जाएगा ना, तो हमें वो पर्टिकुलर जगह थोड़ा दिखाई देगी हमें। जैसे मैंने सन की बात बताई कि वो तो स्कैटर हो गया, जब स्कैटर हो गया तो वो तो फैल गया, हमें वो चीज कहां से दिखाई देगी, उसने जो लाइट भेजी वो तो स्कैटर हो गई, राइट। तो वो चीज थोड़ा हमें दिखाई देगी। अगर हमने ब्लू कलर, मान लो हमारा सन ब्लू कलर का होता तो लाइट सारी स्कैटर होनी थी, हम सन दिखाई नहीं देना था हमें, समझ आई। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारे पास हम यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास सिग्नल रेड है, तो रेड सिग्नल क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर जो है दैट ट्रेवल्स अलोंग द डिस्टेंस। क्लियर है, समझ आ गई। तो आज पूरे 30 मिनट का लेक्चर बना, राइट। और मुझे पता है कि आपको जो है मजा आया होगा, तो कल हम एक और लेक्चर देंगे, कल मैं छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है। तो आज पूरे 30 मिनट्स आपने उसको वॉच करना है।
और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है व्हाट्सअप कर दिया करो, मेरे से फोन में बात कर लिया करो, ठीक है। मैं बीच में एक सेशन आपके साथ वैसे भी डिस्कस करूंगा, वैसे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दोबारा देखते जाओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप कभी भी फोन करो मुझे, ठीक है। क्लियर? ओके बाय बेटा, गुड बाय।